माँ को अग्नि के सुपुर्द करके मैं लौटी तो पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। शमशान पर लिखे शब्द अभी भी मेरे दिमाग पर अंकित थे। यहाँ तक लाने का धन्यवाद। बाकी का सफर हम खुद तय कर लेंगे। माँ तो परम शांति की ओर महाप्रस्थान कर गई और मुझे छोड़ गई इस अकेली जिंदगी से जूझने के लिए। माँ थी तो मुझे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच सा प्रतीत होता था। शाम को जब तक मैं ऑफिस से न लौटती उनकी सूनी आंखें मुझे खोजती रहती और मुझे देखकर अपना सारा प्यार उड़ेल देती। मैं भी माँ को सारे दिन के कार्यक्रमों को बताकर अपना जी हल्का कर लेती। ऑफिस में अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मुझे एक चेहरा ओढ़ना पड़ता था, पर घर में तो मैं माँ की बच्ची थी। हट भी करती थी और प्यार भी। पर अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कुछ दिन बाद ऑफिस के केबिन में बैठकर मैं सामने दीवार पर देखने लगी तो मन में ख्याल आया कि पापा के फोटो के साथ माँ की भी फोटो लगा दूं। इतने में दरवाजा खोलकर मेरे निजी सचिव ने आकर बताया कि कुछ जरूरी कागज साइन करने हैं जो टेबल पर ही रखे हैं। मिश्रा जी, मेरी मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है। मैं अभी कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। अभी तो माँ को गुजरे 4 दिन भी नहीं हुए हैं और आप। इतना कहकर मैं भावुक हो गई। मिश्रा जी बोले, सॉरी मैडम, मुझे इस समय ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कहकर वह वापस जाने लगे। मिश्रा जी 1 मिनट कहकर मैं उन्हें रोकी और पूछा, अच्छा ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू कब है मिश्रा जी? मैडम, चेयरमैन साहब खुद इस इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं। आप कोई भी डेट, मेरा मतलब है जब भी आप कहेंगी मैं उन्हें बता दूंगा। कहकर मिश्रा जी चले गए। हमारी मल्टीनेशनल कंपनी देश की 5 बड़ी ब्रांचों के लिए कुशल मैनेजर रखना चाहती थी। 6 महीने से चल रहे ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू अब निर्णयात्मक दौर में थे। उनका वार्षिक पैकेज भी अच्छा खासा था। चेयरमैन को तो इस इंटरव्यू में आना ही चाहिए। मैं अनमने और भारी मन से एक एक पत्र देखने लगी। मन कहीं भी टिक नहीं रहा था। माँ की भोली सूरत बार बार आंखों के सामने तैर जाती। मैंने सारी फाइलें बंद कर दी और अपने सचिव को बताकर घर चली आई। रिश्तेदार, सगे संबंधी सब एक एक करके जा चुके थे। मारी अपना काम समेटकर टीवी देख रही थी। शायद उसे इसका एहसास नहीं था कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। उसे टीवी के पास बैठी देखकर मैं एकदम झल्ला गई और अपना सारा गुस्सा उस पर ही उतार दिया। फिर निढाल होकर पलंग पर पसर गई। थोड़ी देर में महरी चाय बनाकर ले आई। मुझे इस समय सचमुच चाय की ही जरूरत थी। वह चाय मेज पर रखकर बोली, मेम साहब आप ही बताइए, मैं सारा दिन यहाँ अकेली क्या करूँ? माँ जी और मैं इस समय टीवी ही देखा करते थे। आपको पसंद नहीं है तो अपना घर खुद ही संभालिए। कहकर वह तेजी से वहाँ से चली गई। मेरे क्रोध और धैर्य की सीमा न रही। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे कुछ कहे, मेरी बात काट सके। वह इस बात पर मेरा काम छोड़ भी देती तो मैं उसे रोकती नहीं, चाहे बाद में मुझे कितनी ही परेशानी होती। झुककर बात करना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं था। बचपन से आज तक मैंने वही किया जो मेरे मन को भाया। जिससे सहमति नहीं बन पाती उससे मैं किनारा कर लेती। चाय पीने के बाद भी मुझे चैन नहीं आया। मैं बदहवास एक कमरे से दूसरे कमरे में बिना मकसद घूमती रही। मुझे लग रहा था कि माँ की आकृति कहीं आसपास ही तैर रही है। मैंने माँ की तस्वीर पापा की तस्वीर के साथ लगा दी। उनकी फोटो पर लगे गेंदे के फूल मुरझाकर पापा की तस्वीर पर लगे नकली फूलों की शक्ल ले रहे थे। मैं माँ की तस्वीर के पास जाकर उन्हें देखती रही और फिर बीते दिनों के ऐसे तहखाने में जा पहुंची जहाँ बहुत अंधेरा था। पर अंधेरा भी मैंने ही तो तय किया था, वरना ये दोनों तो मेरे जीवन में उजाला करना चाहते थे। मुझे अपना खोया हुआ बचपन याद आने लगा और मैं अपने ही अतीत के पन्नों को एक एक कर पलटने लगी। इकलौती संतान होने के कारण माँ और पापा का सारा प्यार मेरे ही हिस्से में था। जब भी पापा को कोई मेरी लड़की होने का एहसास करवाता, पापा हंसकर कहते कि यही मेरा बेटा है और यही मेरी बेटी भी। उन्होंने मेरी परवरिश भी मुझे बहुत सी स्वतंत्रता देकर अलग ढंग से की थी। माँ जब भी मुझे किसी लड़के के साथ देखती या देर शाम को घर आते देखती तो अच्छा बुरा समझाने लगती और पापा एक सिरे से माँ की बात को नकार देते। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही मैंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया। साथ ही दूसरे वह सभी काम सीख लिए जो पुरुषों के दायरे में आते थे। मैं किसी भी तरह खुद को लड़कों से कम नहीं समझती और ना ही उनको अपने ऊपर हावी होने देती थी।
मेरे इस दबंग और अक्खर स्वभाव के कारण कई लड़के तो मेरे पास आने से भी डरते थे। एक बार मैं कॉलेज टीम के साथ टेबल टेनिस का मैच खेलने सहारनपुर गई थी। रात को खाने के समय बातों बातों में मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया, तो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोली, एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और ना ही मुझे आम लड़कियों की तरह हल्के में लेना। तुम दोबारा मेरे साथ नाम जोड़ने की कोशिश भी मत करना। वह लड़का यह सुनकर चुपचाप वहां से चला गया, पर मेरी अंतरंग सहेली वंदना ने मुझसे कहा, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है संध्या। उसने कौन से तेरे साथ बदसलूकी की? प्रपोज ही तो किया था। तू विनम्रता से इनकार कर देती। बात बात पर ऐसा रौद्र रूप दिखाना ठीक नहीं है। यह बात हमारे कॉलेज में दावानल की तरह फैल गई। मेरा कद 2 इंच और बढ़ गया। उसके बाद फिर किसी लड़के ने मेरी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं की। एमबीए करने के बाद मुझे एक से एक अच्छे ऑफर आने लगे नौकरी के लिए। मैं भी पापा को और सबको दिखा देना चाहती थी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। पापा का वरदहस्त तो सिर पर था ही। जहाँ मेरे साथ पढ़े लड़कों को 20,000 के ऑफर मिले, मुझे 45,000 का ऑफर मिला था। पापा को अब मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं अभी ठीक से सेटल नहीं हुई थी। वैसे भी मुझे अपने लिए एक ऐसा घर-वर ढूंढना था जो मेरी बराबरी और विचारों के अनुकूल हो। मैं पापा के अनुरोध को टालना भी नहीं चाहती थी और शादी करके अपना आने वाला सुनहरा कल गंवाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए पापा जब भी कोई रिश्ता लेकर आते, मैं कोई ना कोई कमी निकालकर इनकार कर देती। एक दिन माँ पापा ने मेरी पसंद और नापसंद के बीच झूलते हुए दुखी मन से कहा, बेटा शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, यही समाज का नियम है। तुम अपनी नहीं तो हमारी चिंता करो। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं तुम्हें लेकर। पापा की जिद के सामने मुझे झुकना ही पड़ा और मैं विनम्रता से बोली कि जो आपको उचित लगे और मेरे विचारों के अनुकूल हो, आप उससे मेरा विवाह कर सकते हैं। जल्द ही एक जगह बात पक्की हो गई। लड़का भारतीय सेना में डॉक्टर था। मुझे इस बात से संतोष था कि वह मेरे साथ नहीं रहेगा और मैं मनचाही नौकरी कर सकूंगी। शादी के दिन मैं बड़े अनमने मन से तैयार हो रही थी। मुझे चूड़ा और कलीरे पहनना, महंगे लहंगे के साथ ढेर सारे जेवर और कोहनी तक मेहंदी रचाना आदि आडंबर लगे। मैं सोचती रही कि जल्दी से किसी तरह यह सब निपटे तो इससे मुक्ति मिले। हर श्रृंगार पर मैं पूछती कि इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है ना? क्यों, पति से मिलने की इतनी जल्दी है क्या? सहेलियों ने पूछा। कोई और अवसर होता तो मैं कभी का उन्हें भगा चुकी होती, पर यह सामाजिक व्यवस्था थी। उस पर माँ पापा की इच्छा का भी ख्याल था। जितनी देर होती रही मेरा धैर्य चुकता रहा। उसी समय बारात आ गई। मेरी सहेलियां बारात देखने चली गई और मैं अकेली कमरे में बैठी थी। तभी मेरे पास वाले कमरे से पापा की आवाज़ आई। वे कह रहे थे, भाई साहब, हमसे जो बन पड़ा हमने किया, कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने देखा पापा हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। कार का इंतजाम इतनी जल्दी नहीं हो पाया समधी जी, वरना उसी में बिठाकर अपनी बेटी को विदा करता। कार की बात तो कोई बात नहीं भाई साहब, बस अपनी बेटी के महंगे गहने शादी के फौरन बाद ही उतरवा दीजिएगा। इतना सुनना था कि मेरे तेवर चढ़ गए। क्या मैं इतनी कमजोर और अनपढ़ हूँ कि पापा को इतना कुछ देना पड़ रहा है? मैंने वहीं पर तहलका मचा दिया कि इन दहेज के लालची लोगों के घर मैं नहीं जाऊंगी। चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। लड़के वालों को लोग अर्थपूर्ण नजरों से देखने लगे। पापा ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाने की कोशिश की। तुमने हम दोनों समधियों की बात क्यों सुनी? बेटी, बात इतनी ना बढ़ाओ कि संभालनी मुश्किल हो जाए। वे बोले, लड़की की शादी में समाज और बिरादरी के भी कुछ नियम हैं। तुम क्या जानो कि क्या कुछ करना पड़ता है। बेटी पैदा होते ही अपना पिंजरा साथ लेकर आती है। इसमें लड़के वालों की कोई गलती नहीं है। इतने में किसी ने पुलिस को खबर भेज दी। फिर क्या था, टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने जो सुना देखा था थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। लड़के और उसके घर वालों तो सलाखों के पीछे पहुंच गए और मुझे रातों रात लोग पहचानने लगे। मैं इंटरव्यू पर इंटरव्यू देती रही और वे इसे छापते रहे। उसके बाद तो कई सामाजिक संगठन और समाज सेवी संस्थाएं आकर मुझे मान सम्मान देने के लिए समय मांगती रहीं। कुछ दिनों में यह बात ठंडी हो गई।
पापा ने थाने में कई चक्कर लगाकर उन्हें दहेज के आरोप से मुक्त करवा दिया, पर उन पर लांछन तो लग ही चुका था। पापा उस दिन के बाद अंतर्मुखी हो गए और माँ भी ज़रूरत भर की ही बातें करती। वह भी उदास रहने लगी। उस हादसे से पापा इतना टूट गए कि दुनिया से उन्होंने नाता ही तोड़ लिया। हाँ, मरने से पहले पापा बता गए थे कि लड़के वालों की तरफ से कोई दहेज की मांग नहीं थी। कार देने का वादा तो मैंने ही किया था और गहने उतरवाने की बात पहले से ही तय थी। देर रात को मेरा इतना श्रृंगार करके होटल में जाना अनचाहे तूफान से बचने का उपाय था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सच जानते जानते वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मैं ऊंचाइयां छूती गई। पापा की मृत्यु के बाद तो माँ ने भी चुप्पी साध ली थी। मैंने उनके दुख को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद मेरा कौन सहारा होगा। एक दिन माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, संध्या, जवान और खूबसूरत लड़की समाज की नज़रों में वैसे भी खटकती रहती हैं। औरत कितनी भी सबल क्यों न हो, उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है, जो उसे समाज की बुरी निगाहों से बचाकर रखता है। माँ, छोड़ो भी यह सब बातें। मैंने कहा, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मुझे किसी सहारे की तलाश नहीं है। बस समाज को समझाने और टक्कर लेने की हिम्मत होनी चाहिए। यह कहकर मैं वहाँ से उठ गई थी। माँ के कहे शब्द दिमाग में कौंधे तो मैं चौंक कर उठ बैठी। माँ पापा का जो रक्षा कवच मेरे चारों ओर था वह अब टूट चुका था। अपना झूठा दम्भ कहाँ दिखाती। घर के सभी काम जो सुनियोजित ढंग से चल रहे थे अब मुझे ही संभालने थे। मुझे इन 4 दिनों में ही अपना अंधकारमय भविष्य नजर आने लगा। संध्या की माँ को गुजरे 4 दिन हो चुके थे, पर वह आज भी अतीत में विचरण कर रही थी। 15 अगस्त वाले दिन सुबह सुबह मेरी अंतरंग सहेलियां वंदना मिलने आ गई। मैं उसे देखते ही उछल पड़ी और बोली, अब आई है तुझे मेरी याद? माँ की अंतिम यात्रा में शामिल होकर तूने समझे सारे फर्ज निभा दिए। नाराज होते हुए वह बोली, बिलू कैसे? ऑफिस में तेरा फोन हमेशा व्यस्त रहता है और घर तो देर से पहुंचती है। अच्छा, अब बातें न बना। यह कहकर उसका हाथ पकड़ उसे बिठाते हुए मैं बोली, बता क्या लेगी? कुछ भी बना ले। वंदना बोली, तेरी बड़ी याद आ रही थी, सोचा कि तू आज के दिन तो घर पर ही मिलेगी। और इसी के साथ वंदना पांव पसार कर बैठ गई। जब तक मैं चाय नाश्ता तैयार करके लाई, वंदना ने मेज पर ढेर सारे पत्र और फोटो बिछा दिए। यह सब क्या है? मैंने मेज के एक कोने पर ट्रे रखते हुए पूछा। वह बोली, बस क्या बताऊं संध्या, आंटी ने मरने से कुछ ही दिन पहले मुझे बुलाया और तेरे लिए पुनः घर वर खोजने को कहा था। शायद उनसे तेरी बात हुई होगी। यह उसी विज्ञापन के पत्र हैं। बात तो हुई थी, मैंने तो वैसे ही उनका मन रखने के लिए कह दिया था, पर मुझे क्या पता था कि माँ सचमुच मेरे विवाह के लिए इतनी सीरियस है। शायद उन्हें अपने जाने का एहसास हो गया था, कहकर मैं बिलखने लगी। संध्या, जमाना अभी भी वही है और समाज आज भी पुरुषों का ही है। वंश उनका ही चलता है। तुम नए सिरे से मनुस्मृति लिखने की कोशिश मत करो। रहना तुम्हें भी इसी समाज में है। तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, रहोगी तुम औरत ही। स्त्रियोचित मर्यादा, गुण, स्वभाव, शर्म तुम्हें भी अपनाने होंगे। कहकर वंदना चुप हो गई। मैं इस बहस को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी और उत्सुकतावश एक एक करके पत्र और फोटो देखने लगी। बस यही सब रह गए हैं अब मेरे लिए। मैं कुछ लोगों का विवरण पढ़ते हुए बोली, कोई विधुर, कोई 2 बच्चों का बाप है तो कोई तलाकशुदा, किसी का बच्चा विदेश में है तो कोई विकलांग। 1-2 को छोड़कर बाकी मुझसे आधी तनख्वाह भी नहीं पाते। वंदना बोली, मैडम, अब तुम्हारे लिए कोई 20-22 वर्ष का नौजवान तो मिलेगा नहीं। मिलेगा तो आदमी ही। तुम्हारी उम्र 45 के आसपास है। बालों में भी सफ़ेद चांदी के तार चमकने लगे हैं। अब इस उम्र में कोई अपने वंशवृद्धि के लिए तो विवाह करेगा नहीं, और ना ही तुम करोगी, और कोई इस उम्र तक तुम्हारे लिए बैठा भी नहीं होगा। अब तो वही मिलेगा जो उम्र के इस पड़ाव में साथ चाहता हो। तेरा मतलब है मैं उसकी केयर टेकर बनकर उसका साथ दूं? यह कहकर मैंने वंदना की ओर देखा और बोली, इससे तो शादी न करना ही अच्छा है। मुझसे अपने व्यक्तित्व का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वंदना मेरी तरफ देखकर बोली, तब भी तुम में यही गरूर था और आज भी। आज तो फिर भी तुम्हारे पास 10-12 रिश्ते हैं, और देर करोगी तो 62 साल का वृद्धि ही मिलेगा, वह भी पेंशन होल्डर। जवानी का सारा सुख तो तुमने दांव पर लगा दिया। मातृत्व सुख क्या होता है तुम्हें एहसास ही नहीं। जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी ना,
अब कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तुम्हें, सिवा इसके कि उसका हाथ पकड़कर तुम सड़क पार कराओगी। चाय खत्म करते हुए वंदना ने कहना जारी रखा। शायद इसलिए पुराने लोग जल्द से जल्द बच्चों की शादी तय कर देते थे। लड़की आसानी से उस परिवार में ढल जाती थी। एक दूसरे के साथ रहते रहते प्रेम, तकरार, संवेदनाओं और भावनाओं का एहसास होता रहता था। एक बार फिर से सोच लो तुम, यह जो कुछ तुमने कमाकर जोड़ा है न, उसका सुख तब दूसरे ही भोगेंगे। पर इतना याद रखना, इस तपते रेगिस्तान में चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। बात कड़वी थी पर सच। मुझे वंदना की सरल भाषा में कही गई बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने अंधेरे भविष्य को देखकर एकदम घबरा गई। आखिर कौन ही था मेरे पास? कोई तो नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। वंदना बोली, बस इतना बता दो कि तुम शादी करना चाहती हो या नहीं, ताकि मैं इस बारे में आगे सोच सकूं। आंटी मुझे यह काम सौंप गई थी, इसलिए मैं तुम्हें समझाने चली आई। माँ की इच्छा और वंदना के तर्क के आगे मैं एकदम बौनी पड़ गई और मैंने उसकी बात मान ली। जाते जाते वंदना बोल गई, देखो, तुम दिन भर बैठकर फिर से सारे पत्र पढ़ लो। समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो नया विज्ञापन दे देती हूँ। मैं शाम को आती हूँ, फिर पता नहीं तुम्हें कब फुर्सत मिले। शाम को वंदना के आने से पहले मैंने सारे पत्र पढ़े। जैसा वर मुझे चाहिए था उनमें से वैसा कोई नहीं मिला। मैं विरोधाभास के समुद्र में तैरती रही। माँ पापा की इच्छा का ध्यान रखते हुए मैंने 2-3 बायोडाटा अलग रख लिए। ठीक 6 बजे वंदना आ गई। अपने साथ आए एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए बोली, संध्या, यह विजय शर्मा है। यह मेरे परिचित भी हैं और मैरिज काउंसलर भी। मैंने सोचा इन्हें साथ ले चलती हूँ, ताकि तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो निवारण कर लोगी। उनके लिए झट से शरबत बनाकर मैं वहीं पास में ही बैठ गई। संध्या, मैंने इनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम बिना झिझक इनसे बात कर सकती हो। वंदना मुझे देखते हुए बोली, उनमें से कोई तुम्हें पसंद आया है क्या? मैंने अपने चुने हुए पेपर उनके सामने रख दिए। विजय जी ने पेपर्स देखते हुए पूछा, मैम, क्या आप साफ साफ बता सकती हैं कि इस उम्र में शादी क्यों करना चाहती हैं आप? यह कैसा बेहुदा सवाल है, मैंने चिढ़कर कहा। मेरी आवाज़ में रोष था। यही तो अहम प्रश्न है संध्या। उनकी अनुभवी नज़रों ने मुझे चीर कर रख दिया और वे बहुत सारे प्रश्न करने लगे। शायद इसलिए कि माँ चाहती थी, मैंने कहा, या शायद समाज मुझे भेद भरी नज़रों से न देखे इसलिए, या शायद मुझे सहारे की ज़रूरत हो। मैंने अपने आप से प्रश्न किया। मैं मन ही मन उचित शब्दों को तलाशती रही, फिर बोली, मुझे लगता है कि मैं बहुत अकेली जी ली। अब कदम जिस उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, शायद मैं अकेली ना चल सकूं। मैंने एक एक अक्षर पर जोर देकर कहा, तो वह व्यक्ति भी आपके स्टेटस का होना चाहिए? प्रश्न जितना सरल था, समाधान उतना ही कठिन। मैंने वंदना की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है यह अब संभव नहीं हो पाएगा। उम्र, जाति, बंधन, स्टेटस, धन, ऐश्वर्य की अब मुझे कोई चाहत नहीं है। व्यक्ति कैसा भी हो, बस मेरी भावनाओं को समझने वाला और सहारा देने वाला होना चाहिए। एक बार मैंने शादी की उम्र में शादी क्या तोड़ दी, मुझे ग्रहण लग गया है। कभी पापा का सहारा तो कभी माँ की गोद, और एक एक करके सभी संबंध टूटते चले गए। आज मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ, कहकर मैं सुबकने लगी। मेरा सारा दुख आंखों के रास्ते बाहर निकल गया। हमारे बीच एक गहरी चुप्पी छा गई। संध्या, वंदना ने मेरे पास आकर मेरे गाल थपथपाए और कहने लगी, विजय वही व्यक्ति हैं जिसकी शादी बरसों पहले तुमसे हो रही थी। तुम्हारे झूठे लांछन की वजह से इनकी शादी हो पाई नहीं, और न ही तुमने की। मैंने तुमसे झूठ बोला कि यह मेरे जानने वाले हैं। विज्ञापन के उत्तर में इनका भी एक पत्र आया था जो मैंने संभाल कर रख लिया था। तुमसे सब कुछ सुनने के बाद ही मैंने इनसे तुम्हारे बारे में बात की। इनके मन में अब भी तुम्हारे प्रति रोष था, किंतु मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। बाकी तुम दोनों बात कर लो। यह सुनते ही मेरी सांसें ठहर गई। मेरी जबान ने अब मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बेहद परेशान हो गई थी। अपने पर काबू पाने में मुझे कुछ समय लगा। फिर मैं बोली, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं कि इनसे नज़र भी मिला सकूं। पहले ही मैंने इनका जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे जब तक इनके बारे में पता चला बहुत देर हो चुकी थी। यदि यह मुझे स्वीकार कर लें तो इनका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मैं वादा करती हूँ कि ताउम्र इनकी दासी बनकर इनकी सेवा करूँगी। बस यह सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दें। क्या तुम मेरे लिए नौकरी छोड़ सकती हो? विजय जी ने पूछा। मैंने कहा, हाँ,
आपकी खुशी के लिए मैं अभी इस्तीफ़ा भेज सकती हूँ। बस मुझे एक बार प्रायश्चित का अवसर दीजिए, क्योंकि उस समय जो भी हुआ मुझे उसके बारे में पता नहीं था। हकीकत कुछ और थी और मैंने कुछ और देखा, और क्या से क्या हो गया कहकर मैं रोने लगी। मेरा कंठ एकदम अवरुद्ध हो गया और मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी। विजय ने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोले, मैं तुम्हें न तो नौकरी छोड़ने के लिए कहूँगा और न ही कुछ ऐसा कहूँगा जो तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध हो। बस पिछली बातों को लेकर मन में कोई अवसाद न रखना। मैं उनकी ओर न देखने का बहाना करते भी चोरी चोरी उन्हें देखने लगी। पता नहीं कैसे मुझ में से 18 साल की किशोरी संध्या निकलकर बाहर आ गई और पुनः उनके सीने से जा लगी और उनसे क्षमा मांगी। फिर हमारी शादी जल्द से जल्द हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।